अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम महरम कैसर है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और करंटली ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर और यासीन साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके साथ साथ द वेलनेस प्लेटफॉर्म और द किंडलर्स के साथ भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पर कि मैं ऑनलाइन सेशंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, जिसमें मैं अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड, और उसके साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन जनरल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में और करंट सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा एविडेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। एंड सबसे पहले मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगी कि आप जब किसी भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में इंसान को देखें जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले आपको किसको अप्रोच करना है? आपको किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। साइकाइट्रिस्ट उस इंसान के सिम्टम्स के बेस के ऊपर, सिवियरिटी लेवल की बेस के ऊपर मैनेजमेंट के लिए साइकोट्रोपिक मेडिकेशन उसको रेफ़र करेंगे, और उसके साथ साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, थॉट लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं और बिहेवियर लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं एंजाइटी की वजह से, उसके ऊपर काम करेगा। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हुए एक इंसान के साथ जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, अप्रोचेस और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ चंद एक जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो बिहेवियरल अप्रोचेस हैं उनके ऊपर मैं बात कर लूँ तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये एक ऐसी बिहेवियरल टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंजाइटी के डिसऑर्डर से सफ़र करते हुए इंसान को बेचैनी की हालत से बाहर निकालने में। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो कि रेस कर रही होती हैं एक इंसान के दिमाग में, और उसको उनका कोई भी वे आउट नहीं मिल रहा होता है, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत में वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और इवन उनको फोकस्ड रहने के ऊपर भी फोकस्ड रहने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एक ऐसा मीडियम है जो कि उनको फ़ौरन से अपनी बेचैनी की स्टेट से बाहर निकालते हुए एक रिलैक्स्ड स्टेट में जाने में हेल्प करती है। उसके बाद जो एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज़ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, जिसके अकॉर्डिंगली एक इंसान के दिमाग में दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेट्स एक साथ नहीं रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान किसी चीज़ को लेकर एंशियस है तो उस वक्त वो रिलैक्स्ड नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ों को पेयर अप किया जाता है। जैसे कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के साथ किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई को या इवेंट को इमेजिनरी लेवल पर पहले पेयर अप किया जाता है। इसके लिए सिंपली पहले करते ही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जो भी एंजाइटी, फियर या फोबिया रिलेटेड स्टिमुलाई होता है जो कि एक इंसान को परेशान कर रहा होता है, उसकी पहले एक हायरार्की बनवाते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल एक इंसान उसकी ग्रेडिंग कर दे कि जो भी जिस भी चीज़ से उसको खौफ है, तो उसको कितना एक्सपोज़ किया जाए कि उसको सबसे ज़्यादा डर लगेगा और कब उसको सबसे कम डर लगेगा उस चीज़ से। तो जब इस बेस के ऊपर उसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है, तो फिर सबसे लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट को पेयर अप किया जाता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के साथ, और फिर इस तरह से ग्रेड लेवल बढ़ाता चला जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी इस टेक्निक की एप्लीकेशन में। लेकिन उसके लिए प्रेमिस ये होता है कि पहले एक इंसान जब लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट को सक्सेसफुली विदाउट बीइंग एंशियस इमेजिन करना सीख ले, तो उसके बाद ही एक अपर लेवल का जो भी स्टिमुलाई है उससे उसको एक्सपोज किया जाएगा। एंड ये टेक्निक तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि हाईएस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट जो है उस तक एक इंसान सक्सेसफुली उसको इमेजिनरी लेवल पर फेस करना ना सीख ले। फिर उसके बाद सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में जब एक इंसान मास्टरी हासिल कर लेता है, मतलब अपने इमेजिनरी लेवल के ऊपर उस एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट को फेस करने के काबिल हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टास्क होता है दैट इज़ एक्सपोजर, जिसमें कि एक्चुअली उस इंसान को एक्सपोज किया जाता है उस एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट या सिनेरियो से।
तो एक और जो बिहेवियरल टेक्निक डिस्कस की जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ फ्लडिंग। फ्लडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट से एक क्लाइंट को डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि वो अपने थॉट्स को टेस्ट कर सके, अपनी स्टेट को देख सके कि जैसा उसने एक्चुअली परसीव किया हुआ है वैसा होगा भी या नहीं होगा। बट हर केस में हर क्लाइंट के साथ ये टेक्निक इफ़ेक्टिव नहीं रहती है और ज़्यादातर देखा गया है कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस तभी सामने आती है एक्सपोजर की, जब पहले से सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को एक्सरसाइज किया गया हो। क्योंकि थॉट लेवल पर, इमेजिनरी लेवल पर एक क्लाइंट को पहले कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि वो उस एंजाइटी प्रोवोकिंग सिनेरियो को रिलैक्स्ड रहते हुए फेस कर सकता है और एडवर्स रिएक्शंस फेस नहीं करने पड़ेंगे उसे। इसके साथ साथ जो एक और इफ़ेक्टिव बिहेवियरल इंटरवेंशन जो कि यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग एक बहुत ही सिंपल से बिहेवियरल टेक्निक है जिसमें कि एक क्लाइंट को ये कहा जाता है कि जब भी एंजाइटी की वजह से वो पैनिक लाइक स्टेट में जाए, मतलब कि अपने हवास अपना कंट्रोल लूज़ करता हुआ महसूस करे, तो उस वक्त उसे डीप ब्रीथिंग के बाद फ़ौरन से फोकस करना है अपने इन्वायरमेंट में मौजूद डिफरेंट स्टिमुलाई के ऊपर। सच एज़ उसे फोकस करना है उन कुछ चंद नज़र आने वाली चीज़ों के ऊपर जिनको कि वो ईज़िली विविडली देख सकता है अपने इन्वायरमेंट में। उन आवाज़ों के ऊपर फोकस करना है जो कि उसके इन्वायरमेंट में उस वक्त मौजूद हों और क्लियरली सुन सकता हो। उसके साथ साथ वो इंसान उन कुछ ऐसे स्टिमुलाई को टच करे या उन ऐसे स्टिमुलाई के ऊपर फोकस करे जिनको कि वो इजीली टच कर सकता है, इजीली एक्सेसिबल हो जो उसके लिए। और उसके साथ साथ अपने सेंसेस, मज़ीद सेंसेस के ऊपर अपने फोकस करे, सच एज़ उस वक्त उसका टेस्ट कैसा हो रहा है, गस्टेटरी टेस्ट उसका कैसा है, कौन कौन सी ऐसी स्मेल है जो कि उसके इन्वायरमेंट में मौजूद है। इसका मकसद ये होता है कि इंसान को दोबारा से उसके सेंसेस महसूस करवाए जाएं ताकि वो अपना रियलिटी के ऊपर के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो बेहतर बना सके। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स सर्टन कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज जो कि एंजाइटी के प्रॉब्लम्स से सफ़र करने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉग्निटिव जो इंटरवेंशंस हैं और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका बेसिक प्रेमिस यही है कि कोई भी प्रॉब्लम तब सामने आती है जब एक इंसान अपने थॉट लेवल पर कुछ सोच की गलतियों का शिकार होता है। तो इसी तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर की भी जब बात आती है तो कुछ सोच की गलतियाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। सोच की गलतियाँ हैं, उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी हैं, जिसमें से एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जो अटैच्ड सोच की गलती समझी जाती है वो है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। मतलब ये कि राई का पहाड़ बनाना, जिसको हम आम ज़बान में कह सकते हैं। मतलब ये कि खौफ या थ्रेट उतना ज़्यादा होता नहीं है जितना कि एक इंसान परसीव कर रहा होता है थॉट लेवल के ऊपर। तो बेसिकली कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी सोच की गलतियां हैं जो कि उस इंसान की प्रॉब्लम को परसिस्ट करने में हेल्प कर रही हैं। तो सबसे पहले उन सोच की गलतियों के बारे में एजुकेशन दी जाती है उस क्लाइंट को, उन सोच की गलतियों को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है उस क्लाइंट को, और फिर उसके बाद उनकी रियलिटी टेस्टिंग की तरफ लाया जाता है उस क्लाइंट को, जिसमें कि किया ये जाता है कि कोई भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिनेरियो है अगर किसी क्लाइंट के लिए, तो कहा जाता है कि कौन सी ऐसी थॉट होती है सबसे पहले जो कि उस इंसान के जहन में आती है जब भी वो उस इवेंट या उस इंसिडेंट या उस स्टिमुलाई के बारे में सोचता है। उन तमाम सोचों को इनलिस्ट कराया जाता है, फिर उसमें से वो अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, बॉडी सेंसेशंस, इन सबको आइडेंटिफाई करना सीखता है। और फिर उसके बाद एविडेंस टेस्टिंग की तरफ उसे लाया जाता है कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो कि उसकी उस सोच को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं उसकी लाइफ में या पास्ट में ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस रहे हैं जो कि लॉजिकली उस सोच को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब इन तमाम चीज़ों को एक चार्ट के थ्रू एक क्लाइंट के सामने रखा जाता है, रियलिटी टेस्टिंग करने के वो बेटर एबल होता है और वो खुद भी फिर वो करना सीखता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का। जब एक क्लाइंट ये देख लेता है कि हाँ मेरी जो सोच है उसकी कोई रियलिटी में एविडेंस नहीं है, तो फिर रियलिटी के अकॉर्डिंगली वो उसको रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट करता है और फिर उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट करता है। बेसिकली वो इतना काबिल हो जाता है कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस के थ्रू कि लॉजिकली वो इवेल्युएट करना सीख लेता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई के बारे में वैसा एग्जैक्टली है या नहीं। फिर उसके साथ साथ जब एक क्लाइंट इतना एबल हो जाता है कि वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, तो फिर कुछ कोर बिलीव्स होते हैं
उनके ऊपर काम किया जाता है। कुछ शुड्स एंड मस्ट्स होते हैं बेसिकली, जो कि उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के पीछे काम कर रहे होते हैं या एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पास्ट इवेंट्स जो रहे होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, उसके बाद जाके वो बिलीव्स हमारे कुछ बनते हैं। फिर उन मैल अडेप्टिव बिलीव्स के ऊपर काम किया जाता है कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस के थ्रू। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जो कि एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कॉग्निटिव थेरेपी की, उसके थ्रू उन थॉट्स को, उन बिलीव्स को चैलेंज किया जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है। और उसके बाद फिर एक साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों के बाद कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की तरफ आता है एक क्लाइंट की लाइफ में, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं उन्हें। मतलब ये कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी काम है जो कि वो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस वो समझते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि उनके एनवायरनमेंट, उनकी रिसोर्सेज वगैरह के साथ कंसिस्टेंट हों। उनको इवेल्युएट करते हुए उन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर जो मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन होता है उसको स्टेप वाइज स्मॉल बेबी स्टेप्स में डिवाइड करके अटेनेबल बनाया जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह से फिर काम करना स्टार्ट करती है क्लाइंट की लाइफ में। उसके अलावा उसकी प्रॉब्लम की वजह से जिस तरह से रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस को एक इंसान फेस कर रहा है, उनके ऊपर भी काम किया जाता है। उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे हम अगर केसेस देखें तो कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक इंसान अपनी बात इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाता या खौफ महसूस कर रहा होता है कुछ बिहेवियर्स की वजह से दूसरों के, कि वो अपना एक थॉट ऐसा बना लेता है कि शायद वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। तो फिर उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है ताकि इससे रिलेटेड एंजाइटी भी उसकी ओवरकम हो। उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि अपने आप को कुछ फन एंड रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में वो इंगेज करे, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्टफ़ देख लिया। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स अगर किसी क्लाइंट की अच्छी हैं तो वो राइटिंग की तरफ उन्हें इंगेज कराया जाता है। मतलब ये कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो कि उनकी वेलबींग को मेंटेन करने में हेल्प करें, वो भी थेरेपी में फिर सिखाई जाती हैं, इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। सो दीज वर जनरल techniques and interventions related to the management of anxiety disorder. I hope कि इससे बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिली होगी और हो सकता है वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके हेल्प भी इससे सीख कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।